वर्णमाला। भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या तथा वर्ण होता है। राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं और 4 वर्ण होते हैं। वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, इसमें 10 स्वर और प्लस 35 व्यंजन होते हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, इसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर आ ई उ रे ए आई ओ औ अंग आ, कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं। व्यंजन का वर्ग का खा गा घा इंगा, जो कि कंठ से उच्चारण होता है। चा वर्ग चा छा जा झा इया, ये तालु से उच्चारण होता है। टा वर्ग में टा ठा डा ढा अणा, ये मूर्धा से उच्चारण होता है। ता वर्ग ता था दा धा ना, ये दंत से उच्चारण होता है। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, ये ओठ से उच्चारण होता है। अंतस्थ में या रा ला वा और उसमें व्यंजन में सा 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 हा, कुल मिलाकर 35 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा सरा, कुल 4 होते हैं। छा बनता है का और सा से, ज्ञा बनता है जा और ज्ञा से, त्रा बनता है ता और रा से, सरा बनता है सा और रा से। विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनियाँ। अरबी फारसी। आ का खा गा घा इंगा। आ का खा गा घा आ का खा गा का प्रयोग अब तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण होते हैं। अंग्रेजी में आ को अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण कहते हैं। नोट: वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन के आधार पर। उच्चारण व लेखन के आधार पर होती है। उच्चारण के आधार पर की गई गणना वर्ण गणना ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 होती है, इसमें 10 स्वर और प्लस 35 व्यंजन। 35 हिंदी के मूल व्यंजन होते हैं, जिसमें 2 आगत व्यंजन होते हैं, जिसमें जा और फा होता है। छात्राज्ञा एकल व्यंजन है, एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इनमें इन सभी वर्णों में पूर्व वर्णों को शामिल किया जाता है, जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग आते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर होते हैं। आ ई उ रे ए आई ओ औ। अब इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहला है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है, जैसे राम। जीभ के प्रयोग के आधार पर। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, तो जैसे उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई ए आई। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ उ ओ औ। आ उ ओ औ आ। मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर। विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उसे हम विव्रत स्वर कहते हैं, जैसे आ। अर्धविव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उन्हें हम अर्धविव्रत कहते हैं, जैसे आ ए औ आ। अर्धविव्रत,
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्ध समृत कहते हैं। जैसे जैसे ए ओ समृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम समृत कहते हैं। जैसे ई ऊ और री। वर्णों के उच्चारण स्थान दिए गए हैं यहाँ पर। नासिक में आता है अंगा, इंगा, इया, अणा, ना, मा। दंतमूल में आता है ता वर्ग के अक्षर और सा। यहाँ पे था लिखा है, उसमें सा भी है। दंत में आता है, दंत और ओष्ठ में आता है ता वर्ग में, ता वर्ग के अक्षर और सा। दंत ओष्ठ में आता है वाह। ओष्ठ में आता है ऊ पा वर्ग के अक्षर। ओष्ठ और कंठ में आता है ओ और औ। कंठ तालव में आता है आ आह और का वर्ग के अक्षर और हा। कंठ तालु बनता है ए और आई से। तालु बनता है तालव्य ई चा वर्ग या सा से। मूर्धा या मूर्धन्य बनता है रे ऋषि का और टा वर्ग के अक्षर और सा। ओठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी खुले या गोलाकार नहीं होते हैं तो उन्हें हम आवृतमुखी कहते हैं। जैसे आ ई ए आई व्रतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी खुले होते हैं या गोलाकार होते हैं उन्हें हम व्रतमुखी कहते हैं। जैसे ऊ ओ औ आ। ओ ऊ ओ औ आ। अगला है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर अनुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है जैसे आ ई अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ ई आदि। घोषित के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, परंतु प्रत्येक रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन होते हैं ढन और ढन ढहा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का स्पष्ट वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकलती है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं। का वर्ग में कंठ, चा वर्ग में तालव्य, टा वर्ग में मूर्धन्य, ता वर्ग में दंत, ता वर्ग में ओष्ठ ता वर्ग में ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में है। एक तरफ दिया गया है वर्ग उच्चारण स्थान। अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष नासिक। कंठ में कंठ अघोष अल्पप्राण में आता है का और अघोष महाप्राण में आता है खा। सघोष अल्पप्राण में आता है गा। सघोष महाप्राण में आता है घा। सघोष नासिक में आता है इंगा। तालव्य यानी तालु मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। अगला है अघोष अल्पप्राण। अघोष तालव्य में आता है चा अघोष में। अघोष महाप्राण में आता है छा। सघोष अल्पप्राण में आता है जा। सघोष महाप्राण में आता है झा। सघोष नासिक में आता है इया। मूर्धन्य उच्चारण स्थान। मूर्धा मुंह के भीतर की ऊपरी छत का आगे का भाग। अघोष अल्पप्राण में आता है टा वर्ग। अघोष महाप्राण में आता है ठा। सघोष अल्पप्राण में आता है डा। सघोष महाप्राण में आता है ढा। सघोष नासिक में आता है अणा। इसके बाद दांत में अल्पप्राण में आता है ता। महाप्राण में आता है था। अल्पप्राण में आता है दा। महाप्राण में आता है धा। नासिक में आता है ना। ओष्ठ में अल्पप्राण में आता है पा। महाप्राण में आता है भा। अल्पप्राण में आता है बा। महाप्राण में आता है भा।
नासिक में आता है माँ। कुछ विद्वान चा वर्ग को इस पर संघर्षी भी मानते हैं। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वर तंतुओं में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन ना हो, जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। प्राणत्व के आधार पर यही प्राण का अर्थ हवा से है। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। अल्पप्राण महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले, वह महाप्राण कहलाता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है इसमें। हवा निकले जिन व्यंजनों के उच्चारण में पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों का व्यंजनों के बीच स्थित हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, जैसे हर वर्ग का रा दूसरा और चौथा व्यंजन था। अंतस्थ जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों या व्यंजनों के बीच स्थित हो। उच्चारण स्थान या तालव्य होता है तालु से, रा वत्सर दंतमूल मूर्धा से, ला वत्सर दंतमूल मूर्धा सूड़ा, वा दंतोष्ठ ऊपर के दांत और निचला ओंठ, यानी ये सघोष अल्पप्राण होते हैं। या वर्ण या और वा अर्धस्वर होते हैं, ध्वनि जो कभी स्वर तो कभी व्यंजन होता है। रा वर्ण होता है जो वो लुंठित होता है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। वह होता है पार्श्विक होता है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए। ऊष्म संघर्षी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और उसमें गर्मी पैदा करे, तो उसे हम ऊष्म संघर्षी कहते हैं। सा तालव्य यानी तालु, सा मूर्धन्य यानी मूर्धा, सा वत्सर यानी दंतमूल मसूड़ा, अघोष अल्पप्राण। हा स्वरतंत्रीय स्वरयंत्र कंठ के भीतर स्थित सघोष महाप्राण। उत्क्षिप्त इंगा उत्क्षिप्त इंगा और ढन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, तो उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। धन ढण इंगा और ढण हिंदी के विकसित व्यंजन होते हैं, तो ये संस्कृत में नहीं थे। ढन मूर्धन्य सघोष अल्पप्राण है और ढण मूर्धन्य सघोष महाप्राण है। आगत गृहीत ध्वनियाँ का स्पर्शी कंठ प्लस जिह्वामूल अघोष अल्पप्राण। खा ऊष्म संघर्षी कंठ जिह्वामूल अघोष महाप्राण। गा ऊष्म संघर्षी कंठ जिह्वामूल सघोष अल्पप्राण। घा ऊष्म संघर्षी वत्सर सघोष अल्पप्राण। और फा ऊष्म संघर्षी दंतोष्ठ अघोष महाप्राण। अयोग बाह्य अनुस्वार विसर्ग और अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण तथा विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु वे स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राएं क्रमशः अंगा आहा का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूँकि इन दोनों का जाति योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन नहीं करते हैं, इसलिए अयोग प्लस वाह कहलाते हैं। शब्दकोश देखने का सही तरीका। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ, ओ और औ
और से पहले स्थान मिलता है। का खा का कहा कंग कहा का की कु के को कहो की को। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर वर्ण क्रम आता है। कंग कहा का को के बाद क्या का आदि शब्द आते हैं। शब्दकोश में छा त्रा ज्ञा का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अतः इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्त अक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। यदि हमें छा यानी का उधन सा बराबर छा से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें छा वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह ज्ञा यानी जा और इया के लिए ज्ञा वाले खाने पर ता और रा के लिए त्रा वाले खाने में और सा और रा सरा वाले खाने में जाना पड़ेगा। इंगा इया अड़ा इंगा ढा से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। तो हम अगला चैप्टर वस्तुनिष्ठ अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।